किशन रेड्डी जे यंग आणि डायनॅमिक आसा आणि टुरिझम आमच्या सेंट्रल टुरिझम मिनिस्टर जावन आसा आणि खऱ्यांनी अख्ख्या भारतान तेंच्यांनी टुरिझम डिपार्टमेंटान खूप इम्प्रूवमेंट करून वाडलेले आसा। आम्ही खऱ्यांनी भाग्यवान आसा आयज ते आमच्या ऑफिसान पावलेले आसा। व्हडलो ताळयो मारून तेंका परत एकदा येवकार दिवया। मीटिंग स्टार्ट करच्या पयलीं एकूच फावटी आवाज दिता, आवाज जावपाक जाय। भारतीय जनता पार्टीचो दिल्ली पर्यंत पावूंक जाय कित्याक दिल्लीचो आमचो सेंट्रल मिनिस्टर हांगा पावलेलो आसा। तेका लागून आमचे पीएम मोदी तेंच्या पर्यंत आवाज वचूंक जाय। भारतीय जनता पार्टीचा विजय हो। आवाज पावना अजून। भारतीय जनता पार्टीचा विजय हो। व्हेरी गुड। चड टाइम काढना आमच्या मध्ये आसात आमचे गोयचे पंचायत मंत्री आणि वाहतूक मंत्री बाब श्री गोविंद गुदिनो, तसेच आमच्या मध्ये आसात आमचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब संदीप सूद, आमच्या मध्ये आसात ताजी सालकर जे आमचे वास्कोन आत्ताच हल्लीच आमच्या भारतीय जनता पार्टीन एंट्री केलेले आसात, काउन्सिलर एक्स काउन्सिलर आणि फुडले उमेदवार असे म्हणतात। सो आमचे बाब दाजी सालकर, तसेच आमच्या मध्ये असतात आमचे पणजीचे एक्स एमएलए आणि आमचे खऱ्यानी एक युथाक गायडन्स करपी मीडिया जावं आणि कसल्या हातून मार्गदर्शन करपी त्यांच्या वांगडा कामही केलेले आसा हांवें पणजीत बाब श्री सिद्धार्थ कुंकळकर, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। सर वेलकम, आयज आमच्या ऑफिसान तुम्ही पावले। आमच्या मध्ये आसात हालीच आमचे केटीसी कदंबा बसीचे झालेले चेअरमॅन बाब दीपक नाईक, काउन्सिलर आमच्या वास्कोचे। आमच्यामध्ये असतात अनेक आमचे वास्कोचे काउन्सिलर बाब अमेय चोपडेकर, त्याच्या लागीं मागता त्यांनी आपली बसका घेवची। तसेच आमच्यामध्ये असतात ह्या वाठारातले काउन्सिलर बाब आमचे विनोद किल्लेकर पांडे जे आम्ही म्हणता आमच्यामध्ये असतात आणि एक यंग डायनॅमिक आमच्या चिखलीचे सरपंच बाब सॅमी परेरा, आमच्यामध्ये असतात बाब शिनू, बाब प्रसाद, आमच्यामध्ये असतात आमचे काउन्सिलर वॉर्ड नंबर 23 चे बाब सुदेश भोसले, त्यांच्या लागीं मागता त्यांनी आपली बसका घेवची। तसेच आमचे या मंडळाचे ऑफिस बेरर्स आमच्यामध्ये असतात, आमचे महिला मोर्चाचे थोडे लोक असतात, आमचे युवा मोर्चाचे ऑफिस बेरर्स असतात, आमचे मायनॉरिटी मोर्चाचे ओबीसी मोर्चाचे आमचे हांगा ऑफिस बेरर्स असतात। सगळ्यांनी येवकार दिता आणि मेन म्हणल्यार आमचे जे सेंट्रल मिनिस्टर जे आंध्र प्रदेशांतल्यान ते मेन असतात, आंध्र प्रदेशातले मेन लीडर असतात ते जेंका त्यांचे काम पळोवन आमचे मोदी सरकारान तेंका सेंट्रल टुरिझम मिनिस्ट्री सारको एक बरो पोर्टफोलिओ दिलेलो आसा। ते आमचे आंध्रातले आमचे गोव्यात रावपी हांगा भाव आसात। हमारे बीच में है आंध्र प्रदेश के जो गोवा में रहते बहुत साल से यहाँ पे रहते हैं, खास आपके लिए आपको मिलने को आए हैं हमारे आंध्रा के सभी लोग। सो थोड़ा तालियां जोर से बजा दीजिए, आंध्रा के लोगों का भी तालियां से सुनना चाहिए। जर टाइम घेईना हांव मागता कार्यक्रमाच्या सुरुवातीक आमचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब संदीप सूद यांच्या लागीं त्यांनी हांगा हाजीर आशिल्ल्यांचे स्वागत करचे। दाबोलिम और वास्को दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी के मिले हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे साथ आज जुड़े हैं माननीय किशन रेड्डी साहब। मैं उनका दाबोलिम बीजेपी मंडल की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं सर जी। माननीय रेड्डी साहब एक यूथ मूवमेंट से आए हैं। बहुत छोटी कम उम्र में उन्होंने यूथ मूवमेंट में पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, युवा प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उसके बाद 3 बार अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए रह चुके हैं और अभी एमपी हैं और राज्यसभा में हैं और एकदम ग्राउंड लीडर हैं। और इनका मार्गदर्शन जो हमें आज मिलेगा वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पास आए हैं सर जी। मैं एक ही शब्द में आपको कहना चाहता हूं
कि हमारा जो मंडल है और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी दाबोली में है, जहां पे आप लैंड किए थे, आपका विमान और सब पूरे गोवा में जो लोग आते हैं उनका विमान करेंगे। साथ में दूसरी बात कि जो हमारे तेलुगु देशम समाज के भाई बहन हैं, गर्व से आपको कहता हूं सर, 100% इतने दो शब्द कह के मैं आपको फिर से प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी, बहुत अच्छा आपने मार्गदर्शन किया यहाँ पे हमारे उपस्थित लोगों के लिए। अभी मैं दरख्वास्त करती हूँ हमारे मिनिस्टर, पंचायत मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आप श्री मोविन गुदिनो जी से कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि सेंट्रल मिनिस्टर हमारे जी जय किशन रेड्डी जी को फूल दे के उनका स्वागत करें। टाळ्या भाषा कमी जातात। यहाँ पे उपस्थित हमारे वास्को के एक्स काउंसिलर बाप दाजी सरकार, उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो यहाँ पे उपस्थित हमारे भाई बहनों को थोड़ा संबोधित करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हमें अभी मार्गदर्शन करने वाले हैं, हमारे यूनियन मिनिस्टर किशन रेड्डी जी, हमारे पंचायत मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनो सर, संदीप जी, हमारे पंजिम क्षेत्र के एक्स एमएलए सिद्धार्थ भाई, अनिता थोराट, पंचमेंबर, बाकी सब सदस्य, सभी अतिथिगण। 2 मिनट है, 2 मिनट में बात करूँगा। आज वास्को नहीं, गुड़गांव तालुका को हम लोग मिनी इंडिया कहते हैं और यहाँ हर समाज के लोग, हर स्तर के लोग यहाँ रहते हैं और एक साथ रहते हैं। हम लोग आप लोग को कभी हम लोग बाहर वाला नहीं समझा। अभी आप लोग को इतना साल हम लोग गोवा में है तो आप लोग सब गोवा वाला ही है और आंध्रा समाज के लोग, तेलुगु समाज के लोग एकदम हार्ड वर्किंग, जो आप लोग देखा है एकदम हार्ड वर्किंग लोग हैं, जो हमारे गोवन इकोनॉमी को बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। आज हम लोग देखा है कि वास्को में, दाबोली में और इधर भी तेलुगु समाज के लोग बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, यहाँ बड़े बड़े हमारे गोवंस को एम्प्लॉय करते हैं और किधर ना किधर जो अपना तरफ से गोवन का इकोनॉमी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। बस इतना ही कहना है कि हमने कभी भी किसी से भी भेदभाव नहीं किया है। जैसा हमारा शक्ति ताकत है, अभी मैं बीजेपी में 1-2 दिन आया हूँ, लेकिन पहले से 25 साल से बीजेपी में ही हूँ, तो और ज़्यादा काम करने का बहुत इच्छा है आपके लिए। आज भारतीय जनता पार्टी मुझे एक प्लेटफॉर्म दे रही है कि आपका और ज़्यादा काम करने के लिए, तो बस आपसे दरख्वास्त है कि ऐसा ही सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को आपका बनाए रखे। जितना हो सके हम लोग आपका मदद करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू राजीव भाई। अभी मैं दरख्वास्त करती हूँ हमारे इस क्षेत्र के आंध्र के जो नेटिव है, रहवासी है, लेकिन हमारे एरिया में रहते हैं, वो है बिट्स पिलानी में प्रोफेसर बाप प्रसाद। उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो 2 शब्द यहाँ में अपने मार्गदर्शन करें। Dignitaries on the dais, not the dais. On behalf of Goa Telugu Association, we welcome Sri Kishan Reddy Garu for this occasion. Okay, I'll speak little bit in Telugu. Okay? Yeah. సభకు నమస్కారం. ఇక్కడ విచ్చేసిన వాళ్ళందరికీ కృతజ్ఞత అభినందనలు. ఏ దేశం ఎక్కినా, ఎందుకు ఆడినా, ఏ పీఠం ఎక్కినా, ఎవరేమనినా, పొగడరా నీ తల్లి భారతి భూమిని, నిలుపురా నిండు గౌరవం, నీ జాతి నిండి గౌరవాన్ని అన్నారు రాయకుడు. ఈరోజు
మన తెలుగువారైనటువంటి శ్రీ కిషన్ రెడ్డి గారు కేంద్ర మంత్రి, ఏకైక కేంద్ర మంత్రి వర్గంలో ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మనం రెండు గుర్తించుకోవాలి. మన కన్న తల్లి అంటే మన పుట్టిన భూమి ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణ, మనం పెంచిన తల్లి గోవామ తల్లి. మనం ఇక్కడికి వచ్చి సెటిల్ అయ్యాం. మనకి మన కన్న తల్లి మీద అభిమానం ఉంటుంది, అలాగే అదేవిధంగా పుట్టిన తల్లి మీద బాధ్యత కూడా ఉంటుంది. సో ఈ గోవా ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలంటే సరైన నాయకత్వం కావాలి. మనం చూసాం గత 5 సంవత్సరాలుగా గోవా ఎంత అభివృద్ధి చెందిందో. మోవిన్ గుడినో గారు ఈ నియోజకవర్గం వాస్కో, డాబోలి, ఈ 2 నియోజకవర్గాల్లో ఆయన ఎంతో కృషి చేశారు. గోవా ఆంధ్ర అసోసియేషన్ తరపున మేము ఒక మాట ఇస్తున్నాం. సో వి స్ట్రాంగ్లీ సపోర్ట్ మోవిన్ గుడినో గారు టు విన్ అగైన్. ఆ విధంగా మేము గోవా యొక్క రుణం తీర్చుకుంటామని కిషన్ రెడ్డి గారికి మాటిస్తూ విరమించుకుంటాం. बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद जी। हालांकि आपने तेलुगु में बोला, हमारे सिर के ऊपर से गया, बट इतना पता है कि आपने सर के बारे में ही बोला है और जो कुछ बोला है वो अच्छा बोला है। हाँ, आंध्रा के लोग सदा हमेशा सर के साथ में, आंध्रा के ही नहीं पूरा इंडिया का, जैसे सर बोल रहे मिनी इंडिया है हमारे दाबोली में, सभी लोग सर के साथ में रहे क्योंकि सर ने एक काम किया है, कभी किसी को डिफरेंशिएट नहीं किया, ये अंदर वाला है बाहर वाला सबको इक्वली ट्रीट किया है और इसी की वजह से 6 टाइम वो एमएलए यहाँ के इस क्षेत्र के है और अभी 7वीं बार भी आने के लिए सब लोग तैयार है। तो मैं अभी आता मागता आमचे दाबोलीचे आमदार आणि गोयचे पंचायत मंत्री, वाहतूक मंत्री बापश्री मोविन गुदिनो तेका हांगा हाजीर आशिल्ल्यान मार्गदर्शन करचे. हिंदी कोंकणी सगळें मिक्स जालें. हमारे भारत देश के, मैं समझता हूँ, एक डायनामिक और यंग सेंट्रल मिनिस्टर हमारे नौजवान आदरणीय किशन रेड्डी जी, टूरिज्म मिनिस्टर, यहाँ पे उपस्थित दाजी सरकर, हमारे एक्स एमएलए सिद्धार्थ कुंभलेकर जी, हमारे इस क्षेत्र के महिला प्रेसिडेंट और जिला मेंबर अनीता तोरात जी, हमारे इस क्षेत्र के प्रेसिडेंट मंडल का संदीप सूद जी, हमारे इस क्षेत्र के सरपंच अपना सेबी पेरेरा जी, और अभी अभी आए हुए अपने यूनियन मिनिस्टर वेलकम टू श्रीपद बाबू फॉर आवर मीटिंग। हमारे इस क्षेत्र के काउंसिलर विनोद पांडे जी, हमारे वास्को के ब्लॉक प्रेसिडेंट और केटीसी चेयरमैन नए बने हुए दीपक जी, हमारे जोड़नकर जी, अमय जोड़नकर जी, हमारे सीनू जी जो आंध्रा के लीडर है और हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, उसके साथ साथ हमारे अध्यक्ष जी प्रसाद जी, हमारे दूसरे काउंसिलर सुदेश भोसले जी, लक्ष्मण कौलेकर जी, हमारे पंच, यहाँ पे उपस्थित मेरे प्रेस के भाइयों और उपस्थित मेरे बहुत ही प्यारे आंध्रा के और आप गोवा के वासियों और हमारे भाइयों और बहनों, हमें बहुत प्रशंसा हो रही है आप लोगों से 2 शब्द बोलना, लेकिन आज थोड़ा कट करना पड़ेगा, क्यों हमारे किशन भाई को फ्लाइट पकड़ना है। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें मैं बहुत कम वक्त पे दोहराऊंगा। एक तो मैं शुरू में ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने श्रीपाद बाबू को और अपने किशन रेड्डी जी को और जो यहाँ पे दूसरे लीडर लोग हैं, वो जो मैं कहने वाला हूँ आपके ताकत के ऊपर कहने वाला हूँ।
हमेशा जहां यहाँ पे बताया गया दाबोलिम फर्स्ट इसलिए कि यहाँ हर प्लेन लैंड होता है, हर कोई पहला दाबोलिम आके पंजिम जाता है, इसलिए नहीं। पार्टी का जो भी कार्यक्रम रहता है, पार्टी को आगे बढ़ावा देना, जो भी पंजिम में प्रोग्राम हो सबसे ज्यादा लोग लेना, सबसे पहला लीड लेना काम करने में, और जो संबंध मैं समझता हूँ एकदम जोड़ित है आम आदमी लोगों से, इसलिए दाबोलिम फर्स्ट बनता है, हमेशा फर्स्ट बन चुका है। मैं किशन रेड्डी जी से ये कहना चाहूंगा, आंध्रा से अपनी जो पुरंदेश्वरी दुर्गावती पुरंदेश्वरी यहाँ पे आई थी जनरल सेक्रेटरी, और वो मैं अगस्त 2 को आई थी, मेरे बर्थडे पे यहाँ आई थी, और सब हमारे कार्यकर्ता लोगों का बहुत ही तारीफ किया, मिलजुल हुआ, बहुत सारे लोग थे, यहाँ पे कार्यक्रम था, वहाँ पे बाजू में ही हमारा महिलाओं के लिए एक यूनिट बैग मेकिंग यूनिट भी उद्घाटन किया। इनफैक्ट ये ऑफिस भी हमारा छोटा सा था, ये बड़ा हम लोग ने बनाया, उसके हाथ से ही इसका उद्घाटन हुआ, उनके हाथों से। तो आंध्रा से मैं समझता हूँ कुछ तो एक्स्ट्रा और ज्यादा अच्छा कनेक्शन बन रहा है, और है भी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आंध्र के लोग, और मैं समझता हूँ जो हमारे भारत देश से दूसरे प्रांतों से आए हुए हैं, गोवा में वो लोग जब आते हैं, मेरा ये समझ है कई वर्षों से एकदम जैसे हम लोग गोवा के निवासी है, हम लोग गोवा के ही है, ऐसा हम लोगों के साथ वो लोग संबंध रखते हैं, व्यवहार करते हैं, और जो हम करते हैं कंट्रीब्यूटिंग टू गोवाज इकोनॉमी, कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियन इकोनॉमी थ्रू गोवा, इसलिए मैं उनको सल्यूट करता हूँ। और ये जो भाईचारा है, हम लोगों ने कभी नहीं माना ये बाहर का है, ये अंदर का है, ये बाहर का है, लेकिन जब चुनाव आता है कई लोग ये दोहराते हैं, अरे वो गोवा का नहीं है, वो बाहर का है। लेकिन एक चीज हम लोग को साफ मालूम होना चाहिए, जब हम वोट मांगने जाते हैं, हम नहीं सोचते हैं कि वो बाहर का है, अंदर का है। रजिस्टर्ड वोटर है, गोवा का निवासी है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गोवा, वो अगर गोवा नहीं है तो कौन है? जब कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट वीपी बन सकती है अमेरिका का, और जो यहाँ के रहने वाले पैदा हुए, व्यवहार किया, धंधा किया, बच्चा पैदा किया, बच्चों का बच्चे भी हो गए, ऐसा बहुत सारे लोग हैं, उनको हम उनके नाम की वजह से बाहर के वो बोलेंगे, ये बहुत गलत चीज है। और ऐसे ही कभी कभी हम लोग कम पढ़ते हैं ये समझ आने पे। वैसे मैं रेड्डी जी को ये बताना चाहूंगा, गया चुनाव में जब मैंने ऑफिशियली बीजेपी में प्रवास किया, मुर्मुगांव के पूरा गोवा में जब हम लोग को पूरा अपना मेजोरिटी नहीं मिला, सिर्फ 13 सीट मिले थे, लेकिन चारों का चारों सीट मुर्मुगांव तालुका में बीजेपी के पक्ष में आए। इस बार भी हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी का पक्ष में चारों सीट आ जाए। मेरा पहला एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी था कोड़तालिम, जिसका 2 विभाग हो गए, एक दाबोलिम हो गया, एक कोड़तालिम हो गया। कोड़तालिम एक आधा पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट दाबोलिम हो गया। ये दोनों पार्ट से मैं वहां से 4 बार जीत चुका हूँ, यहाँ पे 2 बार जीत चुका हूँ, जब मेरे को शिफ्ट करना पड़ा। अब स्थिति यह है कि जो कोड़तालिम में रहने वाली एक एमएलए थी, हमें भाग गई वो छोड़ के। हमेशा कुछ ना कुछ भक्ति रहती थी हमारे बीजेपी पार्टी सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। लेकिन आज इसलिए नहीं कि वो दोबारा वहां से जीत सकती थी, उसको मालूम था नहीं जीतेगी, अब वो अपना लक ट्राई कर रहा है दूसरा आप में जाकर। लेकिन मेरे को एक यहाँ पे कहना है, मैं शायद गलती भी कर बैठूं, लेकिन जो दिल से कहना चाहूंगा मैं जरूर कहना चाहूंगा। जैसे आज हम लोगों ने आप लोगों को, आंध्रा के लोगों को बुलाया, मेरा संबंध वैसे पूरा गोवा में हर स्टेट से जो गोवा में आए उनके साथ एकदम अच्छा जुड़ा हुआ है, सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। मैं पहले यूथ कांग्रेस में था, मेरा भाई साहब भी यूथ लीडर है, पहला जनता दल में शायद था यूथ लीडर,
हम लोग दोनों यूथ मूवमेंट से, वो समझ पाएंगे जो मैं कह रहा हूँ। ऐसा ही एक नौजवान लीडर, आज जब हम मैं पार्टी लोगों से पूछता हूँ कोटताली में किसको कैंडिडेट रहेंगे, कोई कैंडिडेट दिखाई नहीं रहा है। प्रेस वालों भी यहाँ पे बैठे, पूछो किसी का नाम नहीं आता है। खोज रहे हैं, लेकिन मेरे को खोजने का कोई जरूरत नहीं था। वहां पे एक नौजवान है गिरीश बोल के, वो वहां का सरपंच 3 बार हो चुका है, अभी भी सरपंच है। पूरा जुआरी नगर का जो मैक्सिमम वोटर्स जुआरी नगर में रहते हैं, सांकवाल पंचायत में रहते हैं। गया एमएलए भी वही वोटर से गया दफा जीत गई थी, जब उसका 90% होल्ड है। क्या हम उन्हें कैंडिडेट नहीं बना सकते? नहीं बनाएंगे। हम यही कहते रहेंगे ये गोवा वाला नहीं है, बाहर का है। ये कब तक होते रहेगा? ये मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा ही सुन ले सब, लेकिन स्थिति तो ऐसे ही है। ये हमारा नौजवान वहां से वैसे भी जीत जाएगा और उसका संबंध बीजेपी के साथ एकदम, मैं समझता हूँ बहुत ही मजबूत उसका संबंध है। मैं नहीं चाहता कि ये बात यहाँ दोहराने से मैं उसी को टिकट दिलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि हम लोग जब एक नेशनल पार्टी है, कई स्टेटों में बाहर के लोग एमएलए बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, कब तक हम लोग बाहर का है बोलते रहेंगे? हम सब लोग आखिर हम लोग भारतीय हैं। हमको गर्व होना चाहिए कि आज मोदी जी ने भारत देश का नाम इतना ऊंचा स्थान पे रखा है। गर्व से हम लोग भारतीय बोल के कहीं भी दुनिया में जा सकते हैं। वर्ल्ड लीडर में जब संख्या वो जब आंकड़ा आता है तो फर्स्ट 5 लीडर में से उनका नाम आता है, द टॉप लीडर ऑफ द वर्ल्ड। हमारा प्रधानमंत्री आज सिर्फ हमारा भारत देश का ही नहीं रहा, वो एक नेता बन गया है पूरा विश्व का टॉप लीडर जो हम कहते हैं। अमेरिका जैसा देश उनके साथ व्यवहार करना चाहता है, उनके साथ बन के अपना रिश्ता बन के रखना चाहता है। बाकी सब बड़े बड़े देश भारत को दूसरी नजर, एक सुंदर नजर से देख रहे हैं। ये ऐसा देश है, उनका डेमोक्रेसी होते हुए भी लोगों को आगे लेके सबका साथ, सबका विश्वास, उस आधार पे सबका साथ लेते हुए आगे बढ़ रही है। ऐसे हमें विश्व देख रहा है मोदी जी की वजह से। पूरा भारत का ऐसा रिफॉर्म हम लोग ला चुके हैं। मैं ये इसलिए कह सकता हूँ कि मैं जीएसटी काउंसिल मेंबर हूँ, तो इतना सारे रिफॉर्म्स हम लोग ला चुके हैं। ये देश को कोई भी पीछे नहीं रोक सकता। आगे हम लोग जरूर जाने वाले हैं और इतना जाने वाले हैं, सो आने वाले सालों में मैं समझता हूँ सबसे पहला अगर कोई देश रहेगा, उनके नागरिक रहेंगे, उनका प्रगति रहेगा, सब नागरिक मिलके रहेंगे, वो एक ही देश हो सकता है और वो भारत देश हो सकता है। ये आप लोग जानना चाहिए। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा कि मैं उनको टाइम का बंदी है, क्यों किशन जी को चलना है। मेरा तो आप लोग हर रोज सुनते हैं। मैं चाहता हूं कि उनका भी हम लोग मार्गदर्शन ले ले। क्यों? उम्र से तो थोड़ा छोटा रहेगा हमारा किशन जी, लेकिन जो प्रगति उसी ने भी पॉलिटिक्स में किया, यूथ मूवमेंट से बढ़कर, मोदी जी उनका मान और सम्मान बहुत रखते हैं और वही सम्मान रखकर टूरिज्म मिनिस्टर है। टूरिज्म बोला तो आप जानते हैं पूरे दुनिया से जो लोग आते हैं, कैसा हमारा भारत सुंदर बनाना है, क्या क्या दिखाना है, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, दुनिया क्या देखना चाहती है, वो सब उसके हाथ में रखा गया है। ये उसे एक ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मैं कल फाइनेंस मिनिस्टर का परसों फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग है, हमारे मुख्यमंत्री ने हमें भेज रहा है, जैसे पहले भी भेज चुका है कई बार। वो एक ही मैं उनसे कहना चाहूंगा, वहां में भी आई विल रेज द पिच, मैं भी वहां भी दरख्वास्त करूंगा। गोवा एक टूरिज्म स्टेट है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज लोग बोल रहे हैं बहुत ही सुंदर है, सब कुछ सुंदर है, इतना सुंदर है, लेकिन ये सुंदरता, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी हमारा हम लोग टूरिस्ट को दिखा सकते हैं, बन के रख सकते हैं,
इससे और भी सुंदर होना चाहिए। जो हम लोग कहते हैं गोल्डन गोवा, मतलब सचमुच गोल्डन गोवा होना चाहिए। उस ढंग से आप हमारा थोड़ा ज्यादा मदद करें, गोवा को थोड़ा दूसरी नजर से देखें। अगर गोवा आगे जा सकता है, द फाइनेस्ट ज्वेल इन द क्राउन कॉल्ड इंडिया इज गोवा। सो प्लीज हेल्प गोवा इन अ वेरी डिफरेंट वे, एट अ डिफरेंट लेवल। तो ही हम लोग बहुत ही आगे चल पड़ेंगे। ये कहकर तुम्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। क्यों? बहुत मैं समझता हूँ, हमें प्रसन्नता होती है, खुशी होती है कि हम लोग सेंट्रल लीडर आके हमें मार्गदर्शन करें। ये कहकर विशिंग यू ऑल द बेस्ट। मैं मेरा भाषण बंद करता हूँ और चाहता हूँ कि उनसे भी दो शब्द हम लोग सुने। हमारा श्रीपाद भाव भी है, उसके बाद वो भी बात कर सकता है या किशन जी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरह से आपने यहाँ पे अपना मत प्रदर्शित जो किया है। एवरीवन विल कंसिडर दैट थिंग एंड मोस्टली हमारे सेंट्रल मिनिस्टर है वो कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये सब यहाँ के लोगों का आवाज है सर। सो मैं दरख्वास्त करती हूँ हमारे सेंट्रल मिनिस्टर यंग एंड डायनामिक हमारे जी किशन रेड्डी जी से कि हमें यहाँ पे उपस्थित लोगों को मार्गदर्शन किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी सरकार में मेरा साथी मंत्री आदरणीय श्रीपाद नायक जी और आपके प्रिय नेता गोवा सरकार के मंत्री आपका विधायक श्री मेविन मोविन गुडिनो जी और मंच पर आदरणीय दीपक नायक जी, सिद्धार्थ जी और राजीव सालकर जी, संदीप सूद जी, विनोद पांडे जी, सिबे जी, तेलुगु एसोसिएशन के अध्यक्ष CH प्रसाद जी, श्रीनिवास जी और मंच पर और अन्य भारतीय जनता पार्टी का नेतागण, इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले भाइयों और बहनों, ప్రత్యేకంగా తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి సోదరులకు కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు। ఇంతకుముందు ప్రసాద్ గారు చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు। अभी अभी प्रसाद जी एक भाषण दिया है। हम भले तेलुगु स्टेट से आए होंगे, तेलुगु स्टेट हमारा माँ है, ये गोवा भी हमारा माँ है। दोनों को विकास करने में तेलुगु लोगों का पूरा योगदान रहना चाहिए, ऐसा बताया। और गोवा विकास में भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए हमारा तेलुगु वालों का जिम्मेदारी बनता है हम पूरा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। यही प्रसाद जी का स्टेटमेंट था। मैं प्रसाद जी को, तेलुगु समाज को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाइयों, नेक्स्ट वीक में इलेक्शन शेड्यूल आएगा। जैसा इलेक्शन शेड्यूल आएगा, इलेक्शन कोड भी इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन कमीशन पब्लिश करेगा, वही क्षण से इलेक्शन कोड भी इंप्लीमेंटेशन होता है। इसलिए आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत नड्डा जी के आदेश पर हम आप लोगों से मिलने के लिए आए, क्योंकि गोवा चुनाव सिर्फ गोवा के जनता के लिए, गोवा के विकास के लिए जीतना जरूरी नहीं है, सारी देश के लिए भी गोवा जीतना जरूरी है। इसलिए ये बात संवाद लेके मैं आपके बीच में आया हूं। अभी हमारा विधायक, हमारा मंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के बारे में बहुत कुछ बताया। नरेंद्र मोदी जी सरकार
7 साल में जो काम किया है, देश विदेशों में जो भारत का इमेज बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया है, योगा से लेकर स्वच्छ भारत से लेकर जो आतंकवाद के विषय पर पाकिस्तान को सबक सिखाने से लेकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का, भव्य मंदिर निर्माण का शुरू करने से लेकर आज नरेंद्र मोदी जी जो विकास के रास्ते पर वेलफेयर एक्टिविटी में इंप्लीमेंट करते हुए जो काम कर रहे हैं, आज हर क्षेत्र में आप कंपेयर कर सकते, देख सकते हैं 70 साल में क्या विकास था, 7 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या विकास हुआ है। हर डिपार्टमेंट, हर फाइल पर अपन चर्चा कर सकते हैं। जो कोरोना का समय में जो स्थिति था, सभी लोग समझना चाहिए। दुनिया भर एक देश ऐसा बचा नहीं उस देश में कोरोना का शिकारी ना बने। सभी देश में कोरोना का शिकारी बने, स्वाभाविक रूप से हम भी कोरोना का शिकारी बने। अपने देश में जब कोरोना आया था, अभी आपके जेबों में N95 मास्क, N95 भी वो इंपोर्ट करते थे, भारत में बनता नहीं था। 75 इयर्स में N95 मास्क नहीं बनाया, पीपी किट्स नहीं बनाया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इंपोर्ट करते थे, वेंटिलेटर्स इंपोर्ट करते थे, सभी इंजेक्शंस इंपोर्ट करते थे। कोरोना क्या है मालूम, किधर है मालूम, कैसे है नहीं मालूम, कैसा लोगों के अंदर आता है वो भी नहीं मालूम, कैसा ट्रांसफॉर्म होता भी नहीं मालूम, क्या मेडिसिन देना भी नहीं मालूम। सिर्फ भारत ही नहीं, सारी दुनिया में स्थिति था। जब होम मिनिस्ट्री में कंट्रोल रूम था, कंट्रोल रूम में मैं बैठता था, बैठने के लिए आदेश मिला था आदरणीय अमित शाह जी से। जब चर्चा होते रहती थी, विदेशों के एक्सपर्ट्स बता रहे थे अगर भारत में कोरोना बढ़ गए करोड़ों लोग मर जाएंगे, करोड़ों लोग मर जाएंगे। ऐसा एक भयंकर वातावरण दुनिया में अंदर प्रचार हुआ था। हम भी डरते थे क्या होता पता नहीं, क्योंकि क्या है कुछ किसको भी नहीं मालूम, क्या रूप लेगा किसको भी नहीं मालूम, क्या वैक्सीन आएगा, क्या मेडिसिन है। वो समय पे पूरा फैक्ट्रियां बंद था, पूरा वर्कर्स फैक्ट्रियां काम करने वाला छोड़कर अपने अपने गांव को चले गए। वेंटिलेटर बनाना, कॉन्सेंट्रेटर बनाना, ऑक्सीजन तैयार करना, इंजेक्शन तैयार करना, N95 मास्क तैयार करना, पीपी किट्स तैयार करना, फूड ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, मेडिकल इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट करना, कोई भी तैयार नहीं थे। इवन डॉक्टर्स अगर ड्यूटी पे गए तो घर वाले भी घर के अंदर आने नहीं थे। अगर कोई अपार्टमेंट में डॉक्टर है तो अपार्टमेंट वाले भी उस अपार्टमेंट के अंदर डॉक्टर को आने नहीं थे। जिस कॉलोनी में, जिस बस्ती में अगर कोई नर्स है तो नर्स को घर के अंदर आने नहीं थे बस्ती के लोग। वो स्थिति था। हस्बैंड मर गए तो आखिरी देखने के लिए भी वही नहीं आए, पिताजी मर गए तो बेटा बेटियां भी देखने के लिए नहीं आए। वो स्थिति में देश कैसा था आप समझना चाहिए। सरकार के जिम्मेदारी कितना बढ़ गया आप समझ सकते हैं। मगर N95 मास्क से लेकर फ्लाइट्स के द्वारा, ट्रेनों के द्वारा, स्पेशल ट्रेन, स्पेशल फ्लाइट्स, एयरपोर्ट फ्लाइट्स के द्वारा ऑक्सीजन दिन रात मेहनत करके मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में लोगों को सप्लाई किया है। अभी पहले क्या होता था, विदेशों के ऊपर देखते थे कौन सा देश हमारे को N95 मास्क देता है, कौन सा देश इंजेक्शन देता है। हम किधर भी नहीं देखे, क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन में दुनिया का कोई देश, हमारा देश नहीं, कोई देश सप्लाई नहीं कर सकता।
कोई मास्क सप्लाई नहीं कर सकता, ना मेडिसिन सप्लाई कर सकता, ना ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता। अपने पैरों के ऊपर अपन खड़ा होकर अपन खुद अपन तैयार करना चाहिए। ये मोदी जी का इच्छा था, स्पष्ट निर्णय था। कोई देश अपने को तकलीफ में नहीं आते, सभी देश तकलीफ में। इसीलिए जो भी करना है ऐसे क्राइसिस समय पर हम खड़ा होकर हम तैयार करना चाहिए। ऐसा एक मजबूत निर्णय के साथ, मजबूत नेतृत्व के साथ, मजबूत काम के साथ आज देश में हर विषय पर भी नरेंद्र मोदी जी सरकार काम करे। आपको पहले भी अलग अलग ऐसी क्राइसिस आए जब भारत हम क्या करते थे, विदेशों के ऊपर फ्लाइट के ऊपर देखते थे कौन सा फ्लाइट्स वैक्सीन लाता है और वैक्सीन कौन सा देश भिजाते हैं। तो ऐसा नहीं किया है। विदेशों से एक्सपेक्टेशन ना करते हुए नरेंद्र मोदी जी पहला जिस दिन कोरोना का शिकारी भारत में बने उसी दिन से शुरू किया है कोरोना का वैक्सीन तैयार करने की। उसी दिन से पहला वेव आने के बाद दूसरा वेव के बीच में बहुत मेहनत किया है। एक दिन भी प्रधानमंत्री वैक्सीन के बारे में सोच नहीं है। ऐसा हर दिन शाम को अलग मीटिंग करता था बराबर वैक्सीन क्या हो। आज कितने लोगों का पॉजिटिव आया, कितने लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, हर दिन रिव्यू करते थे। मैं हैदराबाद में रहता हूँ, हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव में बिजी थे, किसको बताया नहीं। एक दिन फ्रेंड लेके हैदराबाद आया प्रधानमंत्री स्वयं, ना मुख्यमंत्री ने बताया ना सरकार को बताया, मैं कैबिनेट मैं मिनिस्टर था, मुझे बताया, हमारा पार्टी को भी नहीं बताया। सीधा फ्लाइट उतर के गाड़ी में बैठ के एक फैक्ट्री है हैदराबाद में, भारत बायोटेक, उस कंपनी के अंदर घुसे, वर्कर से मिले, रिसर्चर से मिले, मैनेजमेंट से मिले, 4 घंटा उस रिसर्च करने वाले, वैक्सीन रिसर्च करने वाले साइंटिस्टों के साथ बैठे। उसके बाद पुणे गया, सीरम इंस्टीट्यूट गए, उधर भी लगभग 5 घंटा उधर भी साइंटिस्टों से मिला, बताया कितने लाख पैसे खर्च करो, करोड़ खर्च करो, मैं पैसे देने को तैयार हूं, मगर आप लोग वैक्सीन रिसर्च करना, वैक्सीन लाना, आप ला सकते हैं, मेरे को पूरा विश्वास है, आप लाइए। ऐसा आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुणे में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में घूम कर हर रोज बात करते थे। मगर मैं आज गर्व के साथ बता सकता हूं, दुनिया में जितने लगभग 6-7 कंट्रीज आज वैक्सीन बनाते हैं, दुनिया में ओनली 6 and 7 कंट्रीज वैक्सीन बनाते हैं। सभी कंट्रीज में जो वैक्सीन बनाते हैं, सबसे अच्छा वैक्सीन कोई देश में बनता है वो भारत में ही बनता है। सबसे अच्छा वैक्सीन आज हमारा वैक्सीन के लिए हमारे अमेरिका एप्लीकेशन लगाया, हमारा भारत का वैक्सीन के लिए ब्रिटेन ने एप्लीकेशन लगाया, हमारा भारत वैक्सीन के लिए रशिया एप्लीकेशन लगाया, हमारा भारत के वैक्सीन के लिए जर्मनी भी क्यू में है, इटली भी क्यू में है, जापान में भी क्यू है। चाइना वाला साहस नहीं है, पूछ नहीं सकते, इसलिए चाइना वाला पूछ ले। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, अच्छे वैक्सीन आज सबसे बड़ा दुनिया में वैक्सीनेशन कार्यक्रम दुनिया में किधर तो भी हुआ, वो भारत में ही हुआ है। लगभग 140 करोड़ वैक्सीनेशन का अभी किया है। अभी लगभग 30 करोड़ वैक्सीनेशन स्टार्ट है हमारा। अभी हम फर्स्ट वेव सेकंड वेव देखने के बाद जो अभी एक वेरिएंट, नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन के नाम पर हो रहा है, उसे देखते हुए जो बूस्टर देने के लिए, थर्ड डोज देने के लिए भी भारत सरकार ने निर्णय किया है। जो 60 ईयर्स अबो है वो लोगों को देने के निर्णय किया। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, ऐसा क्राइसिस समय पे अगर नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं होता, देश क्या हो सकता है।
एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक एबल लीडरशिप देश में नरेंद्र मोदी जी दिया है। वैसा ही आप गोवा के बारे में सोच सकते हैं। मैं जब युद्ध में, आपका विधायक बोल रहा था, आपका मंत्री, मैं युद्ध में बहुत साल काम किया। जब भी गोवा के बारे में पढ़ता हूँ, सरकार गिर गया, दूसरा मंत्री बन गया, ये लोग इधर गया, ये लोग इधर गया। गोवा राजनीति के विषय पर कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं थे। अभी भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं था। कांग्रेस के जमाने में देखे, अलग अलग जमाने में देखे, स्टेबल गवर्नमेंट गोवा में नहीं थे, वीक गवर्नमेंट थे। इसके कारण विकास ना हो पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, 10 साल में गोवा में एक स्टेबल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी ने गोवा जनता को दिया। मनोहर पार्टी के नेतृत्व में, प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक गोवा फ्रेंडली सरकार, एक टूरिज्म फ्रेंडली सरकार, एक रिलीजियस फ्रेंडली सरकार, एक लैंग्वेज फ्रेंडली सरकार, एक विकास फ्रेंडली सरकार गोवा में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में आई। मैं आ रहा था, मैं देख रहा था, किधर भी देखो फ्लाईओवर, नया फ्लाईओवर आ रहा है, डबल रोड, 4 रोड बन रहे, जो 4 वेज 6 वेज बन रहे, जो 6 वेज 8 वेज बन रहे। कारण 2 विषय, एक स्टेबल गवर्नमेंट गोवा में भारतीय जनता पार्टी दिया है। दूसरा कारण, अभी अभी आपका विधायक बता रहा था, गोवा रेवेन्यू जितना हमारे को मिल चाहिए उतना गोवा में नहीं मिल सकता है। गोवा डिपेंडेड ओनली मैक्सिमम टूरिज्म दृष्टिकोण से डिपेंडेड है। होटल्स है, लोग है, कोरोना जैसे समय पे कितना तकलीफ होता है आप लोग को मालूम है। इसलिए इसके बाद भी जो गोवा जो विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहे, एयरपोर्ट है, आप लोग गलत नहीं समझना, नया एयरपोर्ट भी बना है क्योंकि आपसे दूर हो जाएगा पूरा एयरपोर्ट, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूंसी जो डावलिन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एयरपोर्ट है, एक ग्रीन एयरफील्ड भी नया एयरपोर्ट आने वाला है। कोई चिंता नहीं करना, इसके भी काम करेंगे, वो भी विकास करेंगे, नया एयरपोर्ट भी आने वाला है हर विषय पर। कारण इधर भी भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए हर विषय पर हमारा जिम्मेदारी बनता है गोवा भी हम विकास के रास्ते पर ले जाना चाहिए। ये मोदी, नरेंद्र मोदी जी सरकार का निर्णय है। इसके कारण नेशनल हाईवेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हो, वेलफेयर एक्टिविटी हो, कोरोना एक्टिविटी हो, वैक्सीनेशन एक्टिविटी हो, फ्री चावल की एक्टिविटी हो, हर विषय पर गोवा को हम साथ लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए विकास इधर भी गोवा भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी बताते हैं ये डबल इंजन का सरकार है, गोवा का सिंगल इंजन सरकार नहीं है। गोवा और दिल्ली डबल इंजन का सरकार, डबल इंजन का सरकार के द्वारा ही गोवा विकास हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, फिर आने वाला चुनाव में जो नेक्स्ट मंथ हो, फरवरी में चुनाव होगा, उस चुनाव में मैं आपके द्वारा सभी भाषा के लोग, आपके द्वारा सभी गोवा के जनता के वोटर्स मैं अनुरोध करना चाहता हूं, एक स्टेबल गवर्नमेंट आना चाहिए अंडर एबल लीडरशिप। एबल लीडरशिप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकते हैं, एबल लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी दे सकते हैं, स्टेबल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी दे सकते हैं। विकास के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि आज गोवा टूरिज्म स्टेट है, इसलिए एक्सपेरिमेंट के लिए नया नया पॉलिटिकल टूरिस्ट भी आ रहे हैं। एक बंगाल से एक टूरिस्ट आ रहा है, एक दिल्ली से टूरिस्ट आ रहा है, पॉलिटिकल टूरिस्ट है वो लोग, जो चुनाव के बाद वापस जाएंगे वो लोग। मगर इधर रहने वाले, आपके साथ दिन रात रहने वाले, गोवा के विकास के लिए काम करने वाले, सिर्फ रहने वाला एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। इसलिए पॉलिटिकल टूरिस्ट आने दो। ये प्रजातंत्र में कोई भी किधर भी जा सकते हैं, पार्टी लगा सकते हैं, इलेक्शन में
लड़ सकते हैं, हार सकते हैं, वापस जा सकते हैं, वापस जाने में कोई रुकावट नहीं। मगर रहेंगे भारतीय जनता पार्टी, गोवा का सेवा करेंगे, आने वाले दिन में और विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, मैं तेलुगु వ్యక్తులను కూడా కోరుతా ఉన్నాను, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో దేశం అనేక రకాలుగా అభివృద్ధి చెందుతా ఉంది। మీరు ప్రపంచ దేశాలకు సంబంధించినటువంటి రాష్ట్రపతుల సమావేశము, ప్రధాన సమావేశము చూస్తే గతంలో నరేంద్ర మోడీ గారు రాకముందు ఫోటో చూడండి, ఇప్పుడు చూడండి। అప్పుడు ఫోటోలలో భారత ప్రధానమంత్రి ఎక్కడ ఉన్నాడంటే లాస్ట్ చివరి లైన్ లో మూలకు ఉండేవాడు, ఎత్తుకునే వాళ్ళం, ఎక్కడ మన మన్మోహన్ సింగ్ ఉన్నాడు, ఎక్కడ మన పివి నరసింహరావు గారు ఉన్నారు। ఇప్పుడు చూడండి, నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఆ ఫోటో చూస్తే ఫ్రంట్ రోలో మధ్యలో నిలబడి కనిపించేది నరేంద్ర మోడీ గారు ఇండియా ప్రధానమంత్రి ఉన్నారు। అది అప్పటికి ఇప్పటికి వచ్చినటువంటి తేడా, అప్పటికి ఇప్పటికి వచ్చినటువంటి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ లో వచ్చినటువంటి మార్పు। కాబట్టి తెలుగు ప్రజలను కూడా కోరుతాము, తప్పకుండా మన ఉభయ రాష్ట్రాలు కూడా అభివృద్ధి చెందాలి, గోవా కూడా అభివృద్ధి చెందాలి, ఈరోజు భారతదేశం అభివృద్ధి చెందాలి, భారతదేశంలో మౌలిక వసతులు కల్పించాలి, అనేక రకాలుగా దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నంలో మనందరి సహకారం ఉండాలి। భారతీయ జనతా పార్టీగా ఈరోజు ఒక తెలుగువాడిగా గోవాలో ఎన్నికల పరిశీలకుడుగా వచ్చాను। కాబట్టి నేను తెలుగు సోదరులందరూ కోరుతా ఉన్నాను, మీరు భారతీయ జనతా పార్టీని ఆశీర్వదించండి, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వాన్ని ఆశీర్వదించండి, బీజేపీకి అండగా నిలబడండి, బీజేపీని మంచి భారీ మెజార్టీతో గెలిపించండి। తప్పకుండా గోవాలో మీకు ఏ సమస్య వచ్చినా నేను తెలుగువాడిగా మీకు అండగా నిలబడతానని మనస్ఫూర్తిగా తెలుగు సోదరులను కోరుకుంటూ, అది ఇక్కడ కానీ, అది ఢిల్లీలో కానీ, అది విజయవాడలో కానీ, అది హైదరాబాద్లో కానీ, ఎక్కడ ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా మన తెలుగు వాళ్లకు తెలుగులో ఏకైక కేంద్ర మంత్రిగా నేను మీకు అండగా ఉంటానని చెప్పి మరొకసారి మనవి చేస్తూ నేను బయలుదేరుతున్నాను। మళ్ళీ ఎల్లుండి వస్తాను, రెగ్యులర్గా ఎన్నికలు అయ్యేంత వరకు ఇక్కడే మీతోటే ఉంటాను। మీరు కూడా నాతో పాటు కలిసి భారతీయ జనతా పార్టీ విజయానికి మీరు కూడా సహకరించాల్సిందిగా నేను తెలుగు సోదరి సోదరులందరూ కూడా కోరుకుంటూ మరొక फिर एक बार मैं सभी इस डबलिंग कॉन्स्टिट्यूंसी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को धन्यवाद देते हुए मैं लगातार इलेक्शंस में इधर ही रहूंगा और इलेक्शन में अच्छे मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी जिताने के लिए सभी कार्यकर्ता बूथ शाह काम करना चाहिए। 1 तारीख से मैं एक ही आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, 1 तारीख जनवरी 1 तारीख को एक निर्णय लेना चाहिए, जो 31 आकर जनवरी 22 जनवरी में हम इंटर होते हैं। 1 तारीख से आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, जनवरी पहला साल आप लोगों का समय जो चुनाव तक मुझे देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। सभी कार्यकर्ता बिजनेस करते होंगे, सभी कार्यकर्ता कोई एम्प्लॉयमेंट करते होंगे, मगर एडजस्टमेंट करके कैसा भारतीय जनता पार्टी को समय ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं वो निर्णय कर भारतीय जनता पार्टी को पोलिंग बूथ में नरेंद्र मोदी जी एक ही बोलते हैं, मैं प्रधानमंत्री बनना कैसा बनता हूँ, पहला आपका बूथ में, आपका पोलिंग बूथ में आप विजय बनो, मैं प्रधानमंत्री फिर बनूंगा, ऐसे ही बोलते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ, जिस बूथ में आप लोग रहते हैं उस बूथ में हर घर पर जाना चाहिए, हर घर के वोटर 1 बार नहीं 10 बार नहीं 20 बार में मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी। मैं एक बात बोल के मैं जिस बूथ में रहता हूँ, मेरा बूथ में लास्ट पार्लियामेंट चुनाव में 840 वोट्स पोल हुआ है, 840 वोट्स में भारतीय जनता पार्टी को 800 वोट्स मेजॉरिटी आया है, 800 वोट्स। ऐसा ही आप भी अपना अपना बूथों में काम करना चाहिए, अपना अपना बूथों में अच्छे मेजॉरिटी लाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। इस विधानसभा से गोवा असेंबली में अच्छा मेजॉरिटी से जिताने के लिए आप लोग पूरा परिश्रम करना चाहिए। इस शब्द के साथ मैं धन्यवाद करता हूं। मैं जाने के बाद हमारे श्रीपाद नायक जी भी मार्गदर्शन करेंगे, आप लोग आराम से बैठिए। जय हिंद, भारत माता की भारतीय जनता पार्टी का हमारे पास में टाइम नहीं है, बहुत
अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया है। यहाँ पे टाइम नहीं है, बहुत ही कम समय है। हमारे आंध्रा के एसोसिएशन के इस क्षेत्र के वो आपका शॉल दे के आपका सम्मान करना चाहती है। और भी और एक प्रोग्राम है हमारे काबालिक क्षेत्र के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट आज हम हमारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। एक मिनट हेलो सर थोड़ा सा हमें जगह दीजिए, क्योंकि आज हमारे यूथ सेंट्रल लीडर है, उनके साथ में हमारे इस क्षेत्र के युवा लीडर पहले रह चुके हैं गुरिनो जी, वो दोनों के बीच में कांग्रेस के यहाँ के इस क्षेत्र के युवा लीडर हमारे आत्माराम शेटकर और उनकी टीम यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही है। सो मैं दरख्वास्त करती हूँ आत्माराम शेटकर आणि त्यांची सगळी टीम म्हणजे या बिगिनिंग टाइम आज ही सर उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है उधर कांग्रेस पार्टी में। हे सगळे युथ यात बिगिन पुढे बाकी आंध्र प्रदेश के हमारे भाइयों से थोड़ा दरख्वास्त करती हूँ, उनको जगह दीजिए। युवा भी थोड़ा ये आत्माराम आंकड़ा इतने सगळे पडे वेट यूथ थोड़ा जल्दी ए सगळे यार माशे बिगिन यार आत्माराम आंकड़ा इतने सगळे मुर्गी माशे यार बिगिन हेलो